जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके पहले का 1 से लेकर 7 8 तक जो है सारा सेट जो है अपलोड हो चुका है। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए। अगर आप नहीं देखें, एक भी सेट आपका छूट गया, जाके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा डाला गया है सर के द्वारा। ये जो न्यू बैच बिहार पुलिस का स्टार्ट हुआ था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, रोशन आनंद की तरफ से बैच निकाला गया था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। उसी में प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट था, तो 1 से लेकर 8 तक जो है ना प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। और यहाँ सेट नंबर 9 देखेंगे। तो अगर आपको कोई भी सेट छूटा है, जाके जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल चुके हैं। तो जगह जाके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और एक टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको टेस्ट देने से ना आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो पीडीएफ ग्रुप और टेस्ट ग्रुप दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 से लेकर 8 तक जो है पीडीएफ उस पर डाला गया है। आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट बनाइए और वीडियो जाके देखिए, अच्छे से आपका क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको सारा क्वेश्चन हम जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश जो है ना सारा हम याद करवा देंगे। वीडियो को इन लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर, आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है स्टार्ट करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपको जो भी आ रहा है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ इसका आंसर हमको आ रहा है। आंसर आपको जरूर देना, लास्ट में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया था, और आंसर आपको जरूर देना है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 8 तक जो है ना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो 9 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना सम्मिलित कीजिए तथा इसमें मिलान कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो इसका एक का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। तो हेरोडोटस जो है ना किसका कौन सा पुस्तक लिखा था? हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका बोलेगा तो हेरोडोटस लिखा है, याद रखिएगा। हेरोडोटस बोले हिस्टोरिका लिखा है। और टॉलमी किस कौन सा पुस्तक लिखा है? तो टॉलमी जो है ना भारत का भूगोल बोलेगा तो टॉलमी लिखा है, याद रखिए। भारत का भूगोल तो टॉलमी। पिलनी कौन सा पुस्तक लिखा है? तो नेचुरल हिस्ट्री बोलेगा तो पिलनी लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री बोले तो पिलनी। और मेगास्थनीज बोलेगा तो इंडिका। इंडिका पुस्तक कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा। तो याद रखिए हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? तो हेरोडोटस। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा? तो पिलनी। अब भारत का भूगोल किसने लिखा है? तो ये लिखा है टॉलमी लिखा है। भारत का भूगोल तो टॉलमी। ये चारों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 सेट जो बनाया गया ना सर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। तो अगर कोई भी सेट आप नहीं बनाया है ना, अगर आप उसका वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा वीडियो। आपको सारा क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ एग्जाम में ना आ सकता है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल खंड में हुआ? बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? याद रखिएगा 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में हुआ। कौन सा पाषाण काल में? नवपाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? बताइए क्या होगा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए असमक होगा, असमक। याद रखिए दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो है ना ये असमक। असमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली, याद रखिएगा। असमक की राजधानी कहाँ है? तो पोटली, याद रखिएगा। सुरसेन का मथुरा है, गंधार का तहसीला है, और चेदी शक्तिमती होगा, याद रखिएगा। छेदी का क्या होगा? शक्तिमती। सुरसेन का मथुरा, असमक का पोटली, गंधार का तहसीला, छेदी का शक्तिमती। तो बोल रहा है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो असमक था, याद रखिए। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 4, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा जो कथन है ना वो सही है? देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में सभी कथन जो है ना सही है। इसमें देख लेते हैं। गुलाम बोल रहा है पहला पॉइंट, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। बिल्कुल सही है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, सही है। और गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, याद रखिएगा। गुलामों को जो है ना फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोल रहा है कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? 24 जून 1206 को करवाया था। नेक्स्ट बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ ले गया था? लाहौर स्थापित किया था, सॉरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित किया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो पांचों कथन जो है ना बिल्कुल सही है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था, सही है। गुलामों को फारसी में बंदगी कहा जाता है, सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था, करवाया था, बिल्कुल सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये पांचों कथन क्या है? तो सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे।
बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम बताइए क्या होगा। बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली का जो क्रम है ना वो क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संगम है, उसके बाद सुलूभ है, उसके बाद तुलुभ है, उसके बाद अराबीडू है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो वंश प्रणाली था ना, पहले संगम, फिर सुलूभ, फिर तुलुभ, फिर अराबीडू। संगम, सुलूभ, तुलुभ, फिर अराबीडू, याद रखिएगा। तो 5 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि गलत सुमेलित का चयन कीजिए, यार गलत बोल रहा है सुमेलित कीजिए। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा इसमें गलत बोल रहा है ना, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इबादत खाने की स्थापना जो है ना 1565 नहीं होगा, यहाँ पे 1575 होगा, याद रखिएगा। 1575 इसका स्थापना हुआ था, 1565 में नहीं हुआ था। किसने किया था? अकबर किया था, याद रखिए अकबर किया था। इबादत खाने का स्थापना किसने किया था? अकबर किया था। और दीन इलाही की स्थापना हुआ था 1582, बिल्कुल सही है। इलाही संवत की स्थापना 1583, बिल्कुल सही है। और राजधानी लाहौर स्थापना किया था 1585, बिल्कुल सही है। तो दीन इलाही 1582, इलाही संवत की स्थापना 1583, राजधानी लाहौर की स्थापना 1585, इबादत खाने की स्थापना हुआ था 1575 में हुआ था, अकबर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी सत्य है। इसने मुर्शिद कुली खां बोल रहा है कि इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ ले गया, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, बिल्कुल सही है। और मुर्शिद कुली खां जो है ना इजदारी प्रथा क्या किया था, आरम्भ किया था, याद रखिएगा। इजदारी प्रथा कुछ आरम्भ किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। और ये नेक्स्ट बोल रहा है कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकावी ऋण कहा जाता है कृषकों को प्रदान किया गया था। तो बोल रहा है खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकावी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया गया था। तीनों कथन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से सारा क्वेश्चन देखिए, दिमाग कंसंट्रेट करके ना, आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके देखिए सारा क्वेश्चन, आपको हम सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था, बताइए क्या होगा। किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के समय हो गया था। तो बोल रहा है किस युद्ध के उपरांत जो है ना पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, बताइए। पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। किसका था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें क्या गलत है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें जो है ना कोई गलत नहीं है, इसमें उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म था ना 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था, सही है। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्रिका पत्र मराठा जिसको अंग्रेजी और केसरी मतलब मराठी में निकाला गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो 2 साप्ताहिक पत्रिका था मराठा, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, केसरी जो था मराठी भाषा में निकाला गया था। आगे बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया था। बहुत पूछता है कि गणपति महोत्सव का शुभारंभ किसने किया था स्टार्टिंग, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणपति महोत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव बोलेगा तो 1895 में किए थे। दोनों 2 साल का डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था। बोल रहा है चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था, याद रखिए 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ना इसका राइट आंसर जो होगा ना 12 फरवरी 1922 होगा। क्या होगा? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को जो है ना गांधी जी क्या किए, वापस ले लिए थे ये असहयोग आंदोलन। तो 12 फरवरी 1922 होगा। यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे इसमें कोई नहीं, तो याद रखिए 12 फरवरी 1922 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12 बोल रहा है कि अंग्रेजी हेनरी कार्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, बताइए क्या होगा। अंग्रेजी हेनरी कार्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई 1904 में किया था। तो अंग्रेजी हेनरी कार्टर ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था, तो बम्बई 1904 में किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 13 बोल रहा है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा, बताइए। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक कौन है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइए। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जब फ्रांस छींकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
मैटरनिक का है। किसका है? तो मैटरनिक का है। बोल रहा है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है ना गलत है। क्या देखिए 16 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। सेला सुरंग जो उत्तराखंड में नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश होगा, याद रखिए। सेला दर्रा जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना उत्तराखंड गलत है। इसमें सही क्या है? चांगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, सही, बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश, सही है। तो चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सेला दर्रा कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो चारों कथन जो है ना सही, यहाँ पे उत्तराखंड इसलिए गलत था। क्वेश्चन नंबर बोल रहा 17 बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, लेकिन हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग, ये तीनों का भाग जो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है, लेकिन पंजाब का जो भाग है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18 कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा। क्या होगा? टोडा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। कौन होगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि इस मृदा की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा, बताइए। वह कौन सी मृदा जो है ना सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है सिंचाई की जो है ना कम आवश्यकता होता है। यह क्या करता है? काली मिट्टी नमी को रोक के रखती है। ये तो यह क्या होगा? तो काली मिट्टी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से जो है कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर है। गांधी सागर बांध किस संबंधित किससे है? तो चंबल घाटी से है। गांधी सागर बोलेगा तो चंबल घाटी योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है ना गांधी सागर भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है ना, तो एक और दो दोनों होगा। चंबल घाटी योजना संबंधी जो है ना गांधी सागर भी है और जवाहर सागर भी, दोनों होगा। इसका 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक और दो। तो गांधी सागर भी है और जवाहर सागर, ये दोनों सागर जो है ना चंबल घाटी योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों है संबंधित। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ नकदी में नहीं आता है, गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, ये सभी नकदी में आता है। गेहूँ जो है ना ये नकदी में नहीं आता, याद रखिएगा। ये जो है ना गेहूँ क्या है? तो याद रखिएगा रबी फसल, याद रखिएगा, ठीक है। रबी फसल, गेहूँ क्या है? तो रबी फसल में आता है। धान तो पता है खरीफ में आता है। गेहूँ रबी फसल में, लेकिन नकदी बोले जो खेत से जो होता है ना बिक जाता है, डायरेक्ट खेत से उसका मतलब बेच देते हैं, उसी को नकदी फसल कहा जाता है। जिससे गन्ना हो गया, जूट हो गया और ये कपास हो गया, सभी नकदी फसल है। गेहूँ क्या है? तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि मजाल खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, बताइए। क्या होगा? मजाल खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा से है। क्या है? तांबा से। पूरा मजाल खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तांबा, याद रखिए। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें मिलान कीजिए, तो 24 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए कोटा जो है ना, कोटा कहाँ है? तो याद कोटा राजस्थान में है। कोटा कहाँ है? सबको पता है, कोटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? तारापुर याद रखिए महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा जो है ना गुजरात में है। नरौरा कहाँ है? तो यूपी में। सब तो पता ही, बहुत ईजी था। तो कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरौरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इसमें भी क्या है? इसमें भी मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 है, भारतवर्ष में अधिनियमों दिया हुआ और यहाँ पे वर्ष दिया। कौन सा दिन भारतवर्ष में अधिनियम कब आया था, ये वर्ष दिया। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3, 4, याद रखिए। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, ये भी सही है। और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये आया था 1981 में, भी सही है।
और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। चारों कथन जो है ना सही है, 1 2 3 सामने सामनी है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बिल्कुल सही है। अब वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में, 1981 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में। जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण बोलेगा तो 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अब वन संरक्षण बोलेगा तो 1980, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 26, बोल रहा है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा। बुक्सा बाग परियोजना जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा जो है ना गलत है? तो याद रखिएगा ना कि 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। इसमें जो है ना सौरमंडल का न्यूनतम गति वाला ग्रह बोलेगा तो मंगल नहीं है, यहाँ पे ना शुक्र होगा। याद रखिए क्या होगा, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे शुक्र होगा। तो सौरमंडल का न्यूनतम गति वाला ग्रह बोलेगा तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति है, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो बुध है, सही है। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह बोलेगा तो शुक्र है। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध, नाम में भी छोटा है। और सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र, और सौरमंडल का न्यूनतम गति वाला ग्रह बोलेगा तो शुक्र ही है। यहाँ पे मंगल इसलिए गलत। क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा जो है ना हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो याद रखिए 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंगुएला। बेंगुएला धारा जो है ना या क्या है, हिंद महासागर में नहीं है। बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जो है ना एक ठंडी जल धारा है, याद रखिएगा। ये क्या है? दक्षिण अटलांटिक का जो है ना ठंडी जलधारा, क्या है? ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। तो ये जो है ना हिंद महासागर नहीं है, लेकिन ये बेंगुला किसका है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। इसमें हिंद महासागर कौन कौन है? गुलहास धारा हिंद महासागर का है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा हिंद महासागर का है, मोजाम्बिक धारा भी हिंद महासागर की धारा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 29, बोल रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। बताइए कहाँ से? भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया, किस देश से ग्रहण किया है? याद रखें 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो बोल रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? बोल रहा है मूल संविधान जब बना था ना, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची था। कितना था? 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन को संबंधित है? बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? याद रखिएगा 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? अनुच्छेद 51 है। क्या? अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 33, बोला राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो बोल रहा है ना क्या आवश्यक इसमें नहीं है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, अनपढ़ भी चल सकता है, इसे याद रखिएगा। लेकिन एक नौकरी लेने के लिए आपको ना हर एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम दीजिए, कोई पेपर लीक, ये लीक, वो लीक, मतलब फलना ढेकाना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या है, तो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, अनपढ़ गंवार भी बन सकता है। इसमें जरूरी क्या है? तो याद रखिए आयु 25 वर्ष आयु हो चलेगा, संसद से चुने जाने की योग्यता रखता हो चलेगा, ये सब जरूरी है, देश का नागरिक हो ये सब चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा। नेक्स्ट है, ये सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद का संभाला है? पूरा निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? याद रखिए 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 1 और 4। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के जो पद संभाले हैं ना उसमें कौन कौन है? 1 और 4 कौन कौन है? तो याद रखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभाले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, और एक शंकर दयाल शर्मा ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। याद रखिएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए निम्नलिखित में से किसे जो है ना संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है?
तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, भारत के महान्यायवादी को है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो भारत के महान्यायवादी को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर जो है ना बी, यहाँ पे जो है ना ये आंसर गलत है, बी भी होगा ए भी गलत है, याद रखिए दोनों यहाँ पे गलत है। ये जो आन पे इसमें सीट होगा ना यहाँ पे 42 नहीं है, यहाँ पे कितना है तो याद रखिए 25 है, ये भी गलत 25 होगा। और असम में कितना है तो 14, 13 नहीं है, यहाँ पे 14 है। ये आंसर जो बी है ना ये गलत है, बी और बी दोनों आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में कितना है 25 सही है, असम में कितना तो 14 लोकसभा का सीट है, पंजाब में कितना तो 13 बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में कितना तो 42 बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ना कि इसमें दो गलत था, आंध्र प्रदेश भी था और असम में दोनों गलती था। आंध्र प्रदेश में 25, असम में 14, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि लेखानुदान बना है भैया किससे, लेखानुदान बना है किसके लिए, तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। तो लेखानुदान बना है किसके लिए, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बताइए निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकलन समिति में नहीं होता है, आकलन समिति में नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें राष्ट्रसभा से टोटल जो है राष्ट्रसभा से इसमें टोटल लोकसभा से ही होता है, आकलन समिति में क्या होता है ना टोटल लोकसभा से ही होता है, सीट कितना होता है इसमें 30 होता है, टोटल लोकसभा से ही होता है। लेकिन लोक लेखा समिति में क्या होता है, इसमें 15 होता है लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। और अगर सार्वजनिक उपक्रमों समिति में बोलेगा तो टोटल 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। इसमें जो है आकलन समिति टोटल लोकसभा से होता है, टोटल संख्या जो होता है लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें खेती दिया हुआ है और खेती का नामांकन दिया हुआ है, तब इसमें 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सब्जियों का जो खेती होता है ना हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, सब्जी का जो खेती होता है याद रखिएगा ये होता है ओलेरी कल्चर होता है, क्या होता है ओलेरी कल्चर, याद रखिए ओलेरी कल्चर होता है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है ना इसका याद रखिए बागवानी होता है, हॉर्टिकल्चर का क्या होता है बागवानी, बागवानी। तो याद रखिएगा सब्जियों का खेती क्या होगा ओलेरीकल्चर, और बागवानी की क्या होगा तो हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे फूलों की खेती क्या है फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती क्या है एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है, और फलों की खेती बोले पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ना, देखिए फिर से मिला दे रहे हैं, फूलों की खेती बोलेगा तो फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है, और सब्जियों की खेती बोलेगा तो ओलेरीकल्चर होगा, और हॉर्टिकल्चर बोलेगा तो बागवानी हो जाएगा, और फलों की खेती बोलेगा पोमोलॉजी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। आप एक बात याद रखिएगा ना कि आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, 20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म। ये बात याद रखिए ना कि कहाँ आपको क्वेश्चन सारा याद हो रहा है, आपको जहाँ याद हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बार अगर हम कहीं अगर 10 मिनट हमको समय ज़्यादा लग रहा है ना, अगर वहाँ आपको सारा क्वेश्चन याद हो रहा है तो आपके लिए बेस्ट यही है, ठीक है ना कि हमको शॉर्टकट का तो जमाना है ही नहीं है। जितना आप सोचिएगा कि हमको 10 मिनट पूरा 100 क्वेश्चन खत्म करवा दे, क्योंकि जो आंसर अगर आप गलत है उसका आंसर बताना जरूरी है ना। और हमको पता है इतना अपने आप में इतना है ना कि हम जब करवाते हैं डिस्कशन तो अपने आप में लगता है कि नहीं हम सारा क्वेश्चन याद करवाते हैं, हमको इतना अनुभव हो चुका है डिस्कशन कराने का। इसलिए जो है ना 10 मिनट ज़्यादा हो वीडियो लेकिन चलेगा, लेकिन आप ना अच्छे तरीके से देखिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन कहाँ याद हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म से आप उसको यूज कीजिए कि कहाँ मेरा बेहतर तरीके से हमको करवाया जा रहा है। क्योंकि याद करना बहुत जरूरी होता है ना कि हम एक वीडियो को 10 बार देख रहे हैं, एक बार 2 बार देखिएगा सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, एक बार में हम तो याद करवाने की गारंटी लेते हैं। आपका अगर कंसंट्रेट करके माइंड अगर देखिएगा ना आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। 20 मिनट हम बहुत सारे देखते हैं ना, 20 मिनट में एकदम पूरा कैसे हमको तो यही सोच के लगता है ना कैसे 20 मिनट पूरा खत्म हो जाता है, हमको तो यही समझ में नहीं आता है। खैर कोई नहीं, अपना अपना सबका ये है, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब थोड़ा करवाइए, मतलब सपोर्ट का ज़रूरत है। जब इतना आप सोच रहे हैं कि आप जब वीडियो बनाते हैं ना तो सारा पंखा वगैरह सारा कुछ बंद रहता है, इतना गर्मी की हो तब भी हम सारा कुछ, आपको पता होगा इसमें एक भी आवाज़ नहीं जाता है, किसी पंखा उनका सब बंद रहता है। गर्मी बनाना पसीने पसीने हो जाता है तब भी बना तो सोचते नहीं बनाना ही है, क्योंकि अगर हम पंखा चालू करेंगे तो इसमें वीडियो में बहुत सारा आवाज़ जाएगा, आप सही से समझ नहीं पाइएगा, क्वेश्चन आप सुन नहीं पाइएगा सही से। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से जो है ना ये कीजिए। और पता है एग्ज़ाम होने वाला है इसलिए ज़रूरी भी है, मतलब डेली करना, पढ़ना डेली ज़रूरी है, प्रैक्टिस डेली लगाना ज़रूरी भी है, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है दूध निम्नलिखित का उदाहरण क्या है, बताइए दूध निम्नलिखित का उदाहरण क्या है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दूध जो है ना पायस का उदाहरण, याद रखिए दूध क्या है तो पायस का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि तार आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा जाती है? क्या होगा? 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन? बोल रहा है कि तारे के आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जाती है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप अगर सुबह का देखेंगे वीडियो, एक ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक का वीडियो आता है, एक अस्पार का क्वेश्चन बैंक आता है, एक आता है बिहार से क्वेश्चन, अभी तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, लेकिन कल से रेगुलर आएगा। आप देखेंगे जो वीडियो बनता है ना, पता है ग्रुप डिस्कशन बनता है, वहाँ पे हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग और उसमें 10 लोग रहते हैं, वहाँ पे एक पढ़ते हैं और बाकी सब लोग जवाब देते हैं। उसमें सारा क्वेश्चन हर एक को याद होता है। वो जो वीडियो बनता है ना, पूरा ग्रुप डिस्कशन के साथ बनता है वीडियो। तो सोचिए कि कितना याद होता है, उसमें समय लगता है, लेकिन 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसमें लगता है कि हाँ इस तरह से याद हो रहा है। कम पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ये जरूरी है, ना कि हम 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए उसमें एक भी क्वेश्चन याद नहीं हुआ, क्या फ़ायदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, आंसर जरूर दीजिएगा आप कमेंट में। बोल रहा है उत्तोलक जिसका आंतरिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह क्या है? बताइए। उत्तोलक जिसका आंतरिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह क्या है? याद रखिएगा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, प्रथम श्रेणी का। किसका है? तो प्रथम श्रेणी का। उत्तोलक जिसका आंतरिक लाभ जो है 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होगा, प्रथम श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 बोल रहा है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बोल रहा है क्वेश्चन में किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का। नेक्स्ट 44 नंबर बोल रहा है कि पेंडुलम के घड़ी का आविष्कार किसने किया? बताइए, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया है। किसने? तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया है। तो याद रखिएगा कि पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार है ना, किसने किया था? क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? बताइए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होती है कितनी होनी चाहिए? तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। बोल रहा है क्वेश्चन में किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 46, बोला निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जो है ना लोकप्रिय है? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। नेक्स्ट है 47 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? बताइए कौन सा नोबेल गैस है जो है कौन सी जो है वायु में नहीं पाया जाता है? याद रखिए 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन जो नोबेल गैस है ये वायु में नहीं पाया जाता, लेकिन हीलियम होता है, आर्गन होता है, नियोन होता है, लेकिन जो है रेडॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है 48 नंबर बोल रहा है क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? बताइए क्या होगा? क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, और एल्यूमिनियम होगा। क्या? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट 49 नंबर बोला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखिए नीरी का जो स्थापना हुआ था ना, पहले याद रखिए नीरी का जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में स्थापना हुआ था नीरी का, 1958 में। इसका जो मुख्यालय है ना, तो इसका नागपुर में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर में मुख्यालय। इसका स्थापना बोलेगा तो 1958 में हुआ था। और नीरी का अगर फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होगा? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1958, और याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है, याद रखिए। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि URL का विस्तृत रूप क्या है? बताइए URL का विस्तृत रूप क्या है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का जो पूर्ण रूप है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या होगा? इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है ना उसमें गलत है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना, इसका टेस्ला नहीं होगा, बेवर होता है। क्या होता है? बेवर, याद रखिएगा कि क्या होता है? बेवर। मैग्नेटिक जो है ना फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो बेवर होता है, जिसको ना चुंबकीय मथी बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलेगा तो इसका बेवर होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज सही है। प्रेशर क्या होता है? तो पास्कल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का क्या होगा? सीमेंस होगा, सही है। ये तीनों जो है ना सही है। तो देखिए फिर से मिला दे रहे हैं,
एक बार और देखिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी का बोलेगा तो हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का बोलेगा टेस्ला नहीं होता है, यहाँ पे वेबर होगा, याद रखिए, इसलिए गलत है। प्रेशर का बोलेगा तो पास्कल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या क्या होगा, सीमेंस होगा। ये तीनों कथन सही है। तो इसमें सी जो था ना गलत होगा, यहाँ पे वेबर होगा। और टेस्ला जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का होता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बोल रहा है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, बताइए कैसे कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। 53 नंबर बोल रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप क्या होता है, बताइए। केल्विन मान से मानव शरीर का जो समान ताप होता है ना, कितना होता है, बताइए। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी होगा। कितना, 310 केल्विन मान से मानव शरीर का जो समान तापमान होता है ना, वो 310 केल्विन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें, बताइए। त्रिकोष्ठीय जो हृदय पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उभयचरों में पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है, याद रखिएगा। 55 नंबर बोल रहा है गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किस विटामिन का, बताइए। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत जो है किस विटामिन का है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का है। विटामिन में जो है ना गोल्डन चावल विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56 और बोल रहा है कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, बताइए क्या होगा। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ी निकलता है। कितना, 31 जोड़ी। नेक्स्ट 57 पर बोल रहा है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, बताइए। शरीर में से निम्न में से कौन सा संक्रमण हमसे हमारी रक्षा करता है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, WBC। क्या करता है, WBC। तो बोल रहा है शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो WBC करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। क्या होगा, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने में लग जाती है, बताइए। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, बोल रहे बनने से लग जाती है, तो बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। बोल रहा है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से लग जाती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, बताइए क्या हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया। क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है ईस्ट मशरूम क्या है, बताइए। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंफूद है। क्या है, फंगी है। ईस्ट और मशरूम क्या है, तो फंगी, याद रखिए, फंफूद या फंगी। इंग्लिश में फंगी या हिंदी में बोलिएगा फंफूद। नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीच किसने लिखा, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 62 का आंसर क्या होगा, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डार्विन है। क्या है, चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, बताइए। सर्वाधिक कठोर तत्व जो है कौन सा है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा है। क्या होगा, हीरा। नेक्स्ट है 30 SI14 बोल रहा है, 3 सिलिकॉन 14-30 और पोटेशियम 15-31 और सिलिकॉन जो है ना सल्फर 16-32, याद रखिए। सल्फर 16-32 होगा, सल्फर 16-32, याद रखिए। इसका क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, आइसोटोन्स होगा। क्या, आइसोटोन्स। तो सिलिकॉन यहाँ पे 14, 15, 16 सब ये है, क्या है, आइसोटोन्स कहते हैं। सिलिकॉन 14-30 और पोटेशियम 15-31 और सल्फर 16-32, ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी मतलब जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, बताइए क्या होगा। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, प्लूटोनियम होगा। नेक्स्ट है 66 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जलगोड़ा में स्थित है। कहाँ, जलगोड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है, इस स्टैटिक जी क्या है, क्या होगा, बताइए। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है, तो कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है, बताइए। कहाँ स्थित है
गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का नाम क्या है, याद रखिएगा। नाम यहाँ पे क्या होगा, तो जो है ना याद रखिएगा, आंसर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नारायण घाट। गुलजारीलाल नंदा का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो नारायण घाट है। 68 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का है। नेक्स्ट है 69 नंबर, बोल रहा है कि भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है, बताइए। भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू क्या बोलते हैं, भारत का कोकिला कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 70, बोल रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, बताइए क्या होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 से दिया जाने लगा। कब से, 1969 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 71 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें है ना कौन सा पुस्तक के लेखक जो है ना गलत दिया हुआ है, तो भाई इसमें 71 का राइट आंसर क्या होगा, 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परिमल जो है ना खुशवंत सिंह का नहीं है, परिमल किसका है, क्या रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पुस्तक है परिमल, याद रखिएगा। और खुशवंत सिंह का पुस्तक का नाम क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान बोलेगा तो खुशवंत सिंह का है, याद रखिएगा। और नेचुरल हिस्ट्री बोलेगा तो पिलनी का है, बिल्कुल सही। कदम्बरी बानभट्ट का है, बिल्कुल सही। 49 डेज अमृता प्रीतम का है, बिल्कुल सही है। तो नेचुरल हिस्ट्री पिलनी, कदम्बरी बानभट्ट, 49 डेज अमृता प्रीतम। परिमल बोलेगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है। क्वेश्चन नंबर आइए 72 पे, बोल रहा है कि 72 नंबर किस राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर को जो है ना विधि दिवस, उसी को संविधान दिवस बोलते हैं। 26 नंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, विधि दिवस। नेक्स्ट है 73 नंबर, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रोज मिलन बैथू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलन बैथू थी। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 74, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है, बताइए। दोहा जो है ना किस देश की राजधानी, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी क्वेश्चन, कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, बोल रहा है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था, बताइए। देश में जो पहली बार जो था ना दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1987 को किया गया था। तो देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1987 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, बताइए। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर यूनेस्को में शामिल होगा, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका होगा। कौन होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है इसमें बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के समय में कौन सम्मिलित है, इसमें लेखक दिया हुआ है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है, इसमें कौन सा पुस्तक के लेखक कौन थे। इसमें 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन जो है ना सही है। द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉय ऑफ लिविंग्स, ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसका पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड का, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल एब्रिविएशन, ये किसका है, डॉक्टर मनोज कुमार का है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल एब्रिविएशन क्या है, किसका है, तो डॉक्टर मनोज कुमार का है, एब्रिविएशन। नेक्स्ट है आदित्य भूषण का कौन सा पुस्तक है, गुस्ट एमेडिस्ट भूत ब्लड बाथ द अनुस्मान गायकवाड़, किसका है, तो आदित्य भूषण का, याद रखिएगा। किसका, आदित्य भूषण पुस्तक इसका है। तीनों कथन इसमें ना सही है। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में पीराकूपर सुरंग उद्घाटन किया है, बताइए। हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री जो है ना सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में पीराकूफर सुरंग, बोल रहा है पीराकूफर सुरंग का उद्घाटन किया है, याद रखिए। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 79 नंबर बोल रहा है कि पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है, किस राज्य के अमरेली में की गई है, रखिए। तो अमरेली कहाँ है, तो नासिक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में किया गया। कहाँ, गुजरात में। बोल रहा है कि पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया, तो गुजरात में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, जी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है, क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है,
तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हम टिक कर दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ सेंड कर देंगे ग्रुप में, और वहाँ से जो है ना मैथ पीडीएफ निकाल करके मैं सारा मैथ बना लीजिएगा। या तो फिर वीडियो को रोकिए और जो भी मैथ आपका आ रहा है उस मैथ को सोल्यूशन कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है ना कि आराम से पीडीएफ से निकालिए, वहाँ से मैथ सोल्यूशन कर लीजिए, बाकी वीडियो को एक दो बार देखिए, एक बार देखिए अच्छे से पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर के सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो पीडीएफ से ग्रुप से जो है ना पीडीएफ निकाल करके वहाँ से आप मैथ का सोल्यूशन कर लीजिएगा। 81 नंबर बोल रहा है, 81 का जो आंसर होगा ना, 81 का ये देखिए डी होगा, 81 का डी। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। 84 का राइट आंसर होगा, 84 का बोले तो 84 का हो जाएगा बी, 5% हानि। नेक्स्ट 85 का राइट आंसर होगा बी, 2904 रुपया। नेक्स्ट 86 का राइट आंसर, 86 का इधर आइए, 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 87 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2:3 होगा। 88 का राइट आंसर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 160 रुपया। 89 का राइट आंसर बोलेगा, 89 का डी होगा, 5:1। 90 का राइट आंसर बोलेगा तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 होगा। अब ये देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश दिया रहता है क्वेश्चन में। आपको एग्जाम में भी हिंदी का क्वेश्चन पूछता है, ये हिंदी इंग्लिश का पूछता है, तो उसी सिलेबस पे दिया हुआ है। तो बोल रहा है इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए फीलिंग ऑफ एग्जिस्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। इसका क्या होगा? 91 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सलियोरेशन, एक्सेलियोरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 92 नंबर बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग बोल रहा है कि रिल्यूकेंट का क्या होगा? रिल्यूकेंट का क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनक्लाइंड होगा, क्या होगा? इनक्लाइंड, याद रखिए 92 का डी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंसेस इज ए ग्रामेटिकल करेक्ट। इसमें कौन सा इसमें जो है ना सही होगा? ग्रामेटिकल करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट करने के लिए द कैट वाज लेस्टली सी द इन द बैक यार्ड, बोला द कैट वाज लेस्टली सी इन द बैक यार्ड। इसमें क्या अंडरलाइन में क्या होगा सही आंसर? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लास्ट सीन इन होगा, क्या होगा? लास्ट सीन इन होगा। द कैट वाज लास्टली, यहाँ पे द कैट वाज होगा, लास्ट सीन इन द बैक यार्ड होगा, बैक यार्ड, याद रखिएगा। 94 बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली पूछ रहा है कौन सा होगा? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्वेंस होगा, क्या होगा? कन्वेंस। नेक्स्ट है 95 नंबर बोल रहा है, 95 नंबर की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडवांटेज, एडवांटेज का क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुन होगा, क्या होगा? बुन। नेक्स्ट बोल रहा है, अब है यहाँ से हिंदी क्वेश्चन, 96 नंबर बोल रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है, किस में होता है बताइए? उपसर्ग का जो प्रयोग होता है ना 96 का होता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में होता है। उपसर्ग का जो प्रयोग होता है शब्द के आदि में होता है। 97 का बोल रहा है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है बताइए? लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपादन कारक है, क्या? अपादन कारक। नेक्स्ट है महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाजुर इंद्र, क्या होगा? महेंद्र। 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाजुर इंद्र, तो महेंद्र। नेक्स्ट है 98 का ऑप्शन नंबर होगा ए। 99 का बोल रहा है बारहसिंगा शब्द में समास क्या है बताइए? बारहसिंगा शब्द में समास क्या है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है, क्या है? बहुब्रीहि समास। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस शब्द में के पर्यायवाची शब्द गलत है बताइए? इनमें से बोल रहा है ना किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का जो है ना दिवस याम वात्सर, ये गलत है। इसमें कमल का क्या पर्यायवाची? जलज पंकज सरोज, कमल का है बिल्कुल सही है। पुष्प का क्या होगा? कुसुम फूल सुमन, ये सही है। सरस्वती का क्या होगा? तो गिरा भारती बीना, ये बिल्कुल सही है, तीनों सही है। कमल जलज पंकज सरोज, पुष्प का बोलेगा कुसुम फल सुमन, सरस्वती का बोलेगा तो गिरा भारती बीना, ये तीनों का सही, लेकिन सूर्य का जो है ना गलत है। तो ये सेट नंबर था 9, सेट नंबर पूरा कमिट हो गया है। अब एक सेट बचा है, सेट नंबर 10 बचा है। सेट नंबर 10 कल देख लेंगे। और एक प्लेटफॉर्म का कल सेट आया था, कल एक वीडियो आया था प्लेटफॉर्म का, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो वॉल्यूम 2 आया था ना, न्यू बुक आया है, उसका एक फर्स्ट सेट जो है ना अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन ना बहुत अच्छा डाला हुआ है। तो भी सेट डेली आएगा, कल से जो है रेगुलर उसका भी एक सेट आएगा। इसका एक सेट बच गया है, इसका एक सेट जो है ना कल कर देंगे। तो सारा सेट खत्म हो गया, 10 सेट टोटल 10 सेट था। जो भी आप आपका कोई भी सेट छूटा है जाके प्लेलिस्ट निकालिए, उस पर जाके देखिए। और इसका टेलीग्राम पे जो है ना इसका पीडीएफ भी सारा हम डाल दिए हैं, ठीक है। एक सेट बचा है उसका भी डाल देंगे। तो सारे को अच्छे से रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। अभी एग्जाम नज़दीक है, जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा करेगा।
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। इसलिए आपको ये देखिए ना कि हमको कितना क्वेश्चन आप इस वीडियो से ना याद हो रहा है, कितना हमको यहाँ पे याद करवाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ना कि हम 10 मिनट का वीडियो देखें, आपको सारा क्वेश्चन माइंड में गया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है। और मैथ का सोल्यूशन कर लिया वहाँ से PDF निकाल करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए सभी लोगों से। और ग्रुप में जाके सब लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सारा लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्लेटफॉर्म का जो सेट कल अपलोड किए थे ना, उसको जाके वीडियो जरूर देखिएगा। ग्रुप में ना उसका लिंक डला हुआ है, आप जाके उसको देखिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डला हुआ है। उसका PDF भी हम एक फर्स्ट का सेट का डाल दिए हैं, और डिटेल PDF जो है ना उसका भी हम डाल देंगे आपको। उसमें ग्रुप में PDF हम डाल देंगे, आपको सारा PDF मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा पढ़िएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।